मैं 20 साल की थी जब मैं अपने माता पिता के साथ अपने एक आलीशान घर में रहती थी। मेरे पिताजी, जिन्हें मैं प्यार से बाबूजी कहती थी, कबाड़ का काम करते थे। हमारा घर तो अपना था, लेकिन इसके अलावा घर में कुछ खास बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं थीं। इसके बावजूद मैं अपने घर को आलीशान घर के नाम से ही बुलाती थी। मेरे बाबूजी की पास के चौक में अपनी ही कबाड़ की दुकान थी। जब भी मेरी माताजी सब्जी वगैरह लेने जाती, तो कुछ देर बाबूजी की दुकान पर रुक जाती। एक दिन माताजी सब्जी लेने गईं, तो उस चौक में पान वाली दुकान पर लड़ाई हो रही थी। बाबूजी की दुकान के साथ मेरे कक्का का जनरल स्टोर था। माताजी बाबूजी की दुकान पर गईं, तो देखा बाबूजी दुकान पर नहीं थे। कक्का ने कहा, भाभी, भाई साहब उधर हैं, लड़ाई देख रहे हैं। तभी माताजी वहां पहुंच गईं। माताजी ने बाबूजी को देखा, तो बाबूजी माताजी की तरफ बढ़े। माताजी ने बाबूजी से कहा कि आप तो अपनी दुकान पर बैठ जाया करें, ऐसे ही दूसरों की लड़ाई देख रहे हैं। माताजी और बाबूजी दोनों दुकान पर आ गए और बाबूजी ने गर्मी की तीव्रता को देखते हुए माताजी के लिए ठंडा मंगवाया। माताजी और बाबूजी बातें कर रहे थे और लड़ाई अपनी जगह जारी थी कि अचानक दो लड़के मोटरसाइकिल पर आए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी। इतने में मेरे माता पिता को गोलियां लग गईं। मैं घर पर ही थी और मुझे इतना मौका नहीं मिला कि मैं उन्हें लेकर अस्पताल जा सकूं। मेरे कक्का हमारे घर के साथ वाले घर में ही रहते थे। मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि मेरे माता पिता के साथ क्या हुआ है। तभी मेरे कक्का का बेटा दानियाल आया और उसने मुझसे कहा, गुंजन दीदी, ताया जी और ताई जी को गोलियां लग गई हैं। मैं रोने लगी और मैंने पूछा, वो कहाँ हैं? दानियाल ने कहा, पिताजी, ताया जी और ताई जी को लेकर अस्पताल गए हैं। मैंने कहा, कक्की से कहो मेरे साथ अस्पताल चले। इतनी देर में कक्की रोती हुई घर में दाखिल हुई और उन्होंने मुझे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने रोने की वजह पूछी। कक्की, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? आप मेरे साथ चलें, हम माता पिता के पास अस्पताल चलते हैं। कक्की ने रोते हुए मुझसे कहा, तुम्हारे माता पिता इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। भाई साहब और भाभी इस दुनिया में नहीं रहे और तुम्हारे कक्का उनकी पार्थिव देह एम्बुलेंस में ला रहे हैं। यह सुनकर मैंने चीखना शुरू कर दिया। मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे माता पिता मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। कक्की ने कहा, लेकिन ऐसा हो चुका है। मैंने बहुत चीखें मारी और फिर एकदम खामोश हो गई। मेरी आवाज बंद हो गई। इतने में गली में से एम्बुलेंस की आवाज आई और एम्बुलेंस को देखते ही हमारे मोहल्ले वाले हमारे घर आना शुरू हो गए। एम्बुलेंस जैसे ही दरवाजे के आगे आई, कक्की ने 2 चारपाइयां बिछाईं और फिर उस पर मेरे माता पिता को लिटाया गया। मुझ पर तो जैसे कयामत ही टूट पड़ी थी। मुझ पर सकता, शोक की स्तब्धता तारी हो गया। मेरी सहेलियां और बाकी रिश्तेदार मुझे कहते रहे कि गुंजन, अपने माता पिता को देख लो, अब ये तुम्हें दोबारा नजर नहीं आएंगे। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझ में कोई ताकत नहीं है, किसी ने मेरे शरीर से रूह निकाल ली हो। मैं बहुत बेजान महसूस कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग मेरे घर में क्यों जमा हैं। मैं एक बार माता पिता को देखती और एक बार अपने घर में जमा लोगों को देखती कि ये सब मेरे घर क्या कर रहे हैं। ऐसी गहमागहमी, ऐसा शोर हुआ कि उन्हें ले जाने का वक्त हो गया। मेरी मासी ने मुझे सीने से लगाया और माता पिता के पास ले गई और कहा, गुंजन, अपने माता पिता को जी भरकर देख लो, ये लोग तुम्हें छोड़कर जाने लगे हैं। सब लोग इन्हें तुमसे दूर लेकर जा रहे हैं। अब तुम्हें कभी भी उनका चेहरा दिखाई नहीं देगा और न ही तुम्हें उनकी आवाज सुनाई देगी और न ही तुम्हें कोई गुड़िया कहकर बुलाएगा। तुम्हें गुड़िया कहने वाले इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। मासी की बातें सुनकर मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और अपने बाबूजी को आवाजें देती रही, माताजी उठें, मुझे देखें, मैं आपको बुला रही हूं। आप उठ क्यों नहीं रही? आंखें खोले माताजी, उठ जाएं बाबूजी, आपकी गुड़िया आपके लिए रो रही है, आप उठें, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? लेकिन माता पिता मेरी कोई भी बात नहीं सुन रहे थे। उन दोनों की रंगत पीली पड़ चुकी थी और उन्हें सफेद रंग के कफन में लपेटा हुआ था। मैंने कहा, मेरी माताजी को सफेद रंग बिल्कुल पसंद नहीं और आप लोगों ने मेरी माताजी को सफेद रंग पहना दिया है।
मासी ने कहा, सब लोग इस दुनिया से जाते हुए यही रंग पहनते हैं, तुम होश करो। रोते रोते मैं बेहोश हो गई। मुझे होश में लाया गया। इतनी देर में मेरे माता पिता को सब लोग लेकर जा चुके थे और मैं अकेली रह गई थी। कुछ दिन तक तो मासी मेरे साथ रही, क्योंकि मासी का और मेरा बहुत प्यार था। हालांकि अभी कुछ अरसा पहले ही मासी की शादी हुई थी। मासी मेरी हर बात को जानती थी और समझती थी। सब लोगों के जाने के बाद मासी अपने घर जाने लगी, तो मैंने मासी को रोक लिया और कहा, माताजी तो चली गई हैं, अब आप भी मुझे छोड़कर जा रही हैं। मासी ने कहा, ऐसी बात नहीं है। मासी ने रोते हुए मुझे गले लगाया और मेरे आंसू पोंछे। मासी ने कहा, नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं छोड़कर जा रही, मैं यहीं हूं तुम्हारे पास। मासी ने मुझे अपने घुटने पर लिटा लिया और मैं रोते हुए सो गई। सब लोग जा चुके थे। मैं और मासी घर में अकेली थी। थोड़ी देर के बाद कक्की आई और मासी से पूछा कि तुम दोनों ने खाना खाया है? मासी ने कहा, नहीं अभी नहीं खाया, गुंजन अभी सोई हुई है, जब उठेगी तो खा लेंगे। कक्की रजिया खाना रखकर चली गई। आधी रात गुजर चुकी थी। न जाने किस वक्त मेरी आंख खुली और मैंने रोना शुरू कर दिया, जबकि मासी सो रही थी। अचानक मेरी मासी ने मेरी सिसकियों की आवाजें सुनी और फौरन उठ गई। मुझे कहने लगी, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? मैंने कहा, मुझे माता पिता याद आ रहे हैं। मासी भी रोने लग गई और मुझे कहा कि तुम्हें सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी, अकेले तन्हा। जब तुम्हारी शादी होगी बस उसी सूरत में तुम्हारी तन्हाई खत्म हो सकती है। अब ऐसे ही तुम कई बार रो लोगी, कभी सोए हुए उठकर रोने लगोगी और कभी रोते रोते सो जाओगी। मैंने कहा, मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए हैं। मासी ने कहा, भगवान को तुम्हारे माता पिता पसंद आ गए थे, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे माता पिता को अपने पास बुला लिया। कुछ दिन गुजरने के बाद मासी ने कहा, गुड़िया अब मुझे जाना पड़ेगा। काफी दिन हो गए हैं तुम्हारे जीजा जी को और घर को मेरी जरूरत है। मैंने कहा, ठीक है मासी, आप जाएं, भगवान है मेरे साथ। मासी ने मुझे समझाया कि तुमने अपने दरवाजे का बहुत खास ख्याल रखना है और किसी अजनबी को घर में दाखिल नहीं होने देना। वक्त पर खाना खाना। अगर तुम्हारा घर में दिल ना लगे या माता पिता की कमी महसूस हो तो अपने कक्का के घर चली जाना। मैं कुछ दिन बाद फिर चक्कर लगाऊंगी। मासी अपने घर चली गई। मासी के जाने के बाद मैं दोबारा अकेली हो गई और मुझे ये घर काटने को दौड़ रहा था। इस घर से मुझे नफरत हो रही थी। जिस घर को मैं अपना आलीशान घर कहा करती थी, उस वक्त ये घर मेरा आलीशान घर नहीं बल्कि श्मशान लग रहा था। घर में मौजूद हर चीज मुझे काटने को दौड़ रही थी। मैंने माताजी की अलमारी खोली और उनके कपड़े देखने लगी और उनके कपड़ों को सीने से लगाकर रोने लगी और सोचने लगी, अब मेरा क्या होगा? मैं किस तरह रहूंगी? माता पिता ने जाने में बहुत जल्दी कर दी। उन्होंने जाने से पहले मेरे लिए कुछ भी नहीं सोचा और मुझे अकेला छोड़कर चले गए। काश ऐसा होता, मैं भी उनके साथ ही मर गई होती। मासी घर पहुंच गई। मासी ने मुझे फोन किया और कहा, गुड़िया, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? मैंने कहा, नहीं मासी, डर तो नहीं लग रहा, बस माता पिता की याद आ रही है। मुझे हर चीज में वही दिखाई दे रहे हैं। मासी ने कहा, यह तो अब होगा ही। चलो मैं तुम्हारे जीजा जी से कहती हूं कि यह वाला तुम्हारा घर बेच दें, ताकि इस घर के साथ उनकी सब यादें भी खत्म हो जाएं। मैंने कहा, नहीं मासी, मैं इस घर को कभी नहीं बेचूंगी और इसको बेचकर मैंने करना क्या है और मैं कहाँ जाऊंगी? ये एक छत है तो मेरा आसरा है। मासी ने कहा, अगर तुम ये फैसला नहीं करोगी तो कोई और कर लेगा और तुम्हें कुछ पता नहीं चलने देगा। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता और मेरी इजाजत के बिना भला कौन ऐसा काम करेगा? मासी ने कहा, चलो ठीक है, जो तुम्हें बेहतर लगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मैं तुम्हें कल फिर कॉल करूंगी। मैंने कहा, ठीक है। मासी ने कॉल बंद की और मुझे वो मंजर याद आने लगा कि माता पिता को एम्बुलेंस में किस तरह लाए थे और मैं बुत बनी पास खड़ी थी। मुझे अफसोस होने लगा, काश मैं उस वक्त बहुत चीख चीख कर रोती ताकि मेरी माताजी मेरी आवाज सुनकर उठ जाती। लेकिन गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता। काश कि मैं उनको लगने वाली गोलियां खुद खा लेती और उनको कुछ न होता, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। और वो लोग इस दुनिया से चले गए
और मुझे यतीम अनाथ कर गए। मुझे ये यतीमी बहुत बुरी लगी, क्योंकि जो एक बेटी का सबसे बड़ा सहारा होता है, उसका बाप, मुझसे वही भगवान ने छीन लिया था। और उस वक्त मैं घर में अकेली थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। आधी रात हो चुकी थी। मैंने सोचा, इस वक्त मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे नींद आ जाए। फिर मुझे ख्याल आया कि कक्का अकबर के घर चली जाती हूं। मैंने अपने घर को ताला लगाया और अपने कक्का के घर चली गई। मैंने उनका दरवाजा खटखटाया तो दानियाल ने दरवाजा खोला और उसने कहा, गुंजन दीदी, आप इस वक्त यहां? मैंने कहा, हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी, डर लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम लोगों के पास आ जाती हूं। कक्की ने अंदर से आवाज लगाई, दानियाल कौन है बाहर? दानियाल ने कहा, गुंजन दीदी आई हैं। मैं अंदर चली गई। कक्का और कक्की अपने कमरे में बैठे थे। मैंने उन्हें प्रणाम किया। कक्का ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो? मैंने कहा, जी बस नींद नहीं आ रही, इसलिए मैं इधर आ गई। कक्का ने कहा, बहुत अच्छा किया है, तुम बच्चों के कमरे में सो जाओ। कक्का कक्की के 4 बच्चे थे और चारों बेटे थे। इसके बावजूद उन्होंने मुझे उनके कमरे में सुला दिया। खैर, मैं सो गई। सुबह उठकर मैं अपने घर आने लगी। कक्का ने कहा, यहीं रुक जाओ, तुम यहां रह सकती हो। लेकिन कक्की ने अजीब नजर से कक्का को घूरा। मैंने कहा, फिर आ जाऊंगी, मैं अब जाती हूं। कक्की रजिया ने कहा, गुंजन बात सुनो, जाने से पहले मेरे किचन के बर्तन साफ कर देना। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। मैं उनके किचन में गई और बर्तन साफ करने लगी। फिर कक्की ने कहा, तुम्हारे भाई सोकर उठ गए हैं, उनके लिए नाश्ता बना दो। मैंने उनके लिए नाश्ता बनाया और इसी तरह कक्की के काम करते करते मुझे शाम हो गई और मैं फिर वहीं रुक गई। मासी का फोन आया। उन्होंने मुझसे पूछा, कैसी हो? मैंने कहा, मासी मैं ठीक हूं। मासी ने कहा, रात में अकेले नींद आ गई थी? मैंने कहा, नहीं, मैं रात से ही कक्का के घर हूं। मासी ने कहा, चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना और जो ये कहेंगे उनकी बात मानना। मैंने कहा, ठीक है। अगले दिन फिर कक्की उठी और उन्होंने मुझे सुबह सवेरे जगाया और कहा, गुंजन नाश्ता कर लो, मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाया है। मैं उठी, हाथ मुंह धोया और नाश्ते के लिए आ बैठी। कक्की ने कहा, मैं कुछ घंटों के लिए अपने मायके जा रही हूं, तुम ऐसा करना, घर की सफाई भी कर लेना, बर्तन भी धो लेना और खाना बनाकर खा लेना और बच्चों को भी खिला देना। मैं और तुम्हारे कक्का जा रहे हैं। कक्का और कक्की चले गए। उनके जाने के बाद मैं काम करने लगी, खाना बनाया, बच्चों को खिलाया और खुद भी खा लिया। मुझे यहां रहते 2-3 दिन बीत चुके थे। कक्की सुबह 7 बजे जाने के बाद रात 12 बजे तक घर आई। मैंने कक्का से कहा, कक्का, अब मैं अपने घर जाना चाहती हूं। कक्का ने कहा, तुम अकेली कैसे रह सकती हो? हाँ, तुम यहीं रहो अपने भाइयों के पास, इससे तुम्हारा भी मन लगा रहेगा और उनका भी। मैंने कहा, लेकिन मैं अपने घर जाना चाहती हूं। कक्का ने कहा, छोड़ो अपने घर को, मैं उस घर को बेच देता हूं और तुम स्थायी रूप से यहीं रहो। मुझे भी किसी सहारे की जरूरत थी, इसलिए मैंने कक्का कक्की के पास रहने का निर्णय ले लिया। कुछ दिन तो उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जो बयान करने के लिए शब्द ही नहीं है। हर दिन मेरे लिए यातना का दिन बन गया। मेरे साथ ऐसा बर्ताव होता था कि मैं हर दिन अपनी मौत मांगती थी कि काश कोई ऐसा दिन आए कि मुझे मृत्यु आ जाए और मैं मर जाऊं। एक दिन मैंने कक्का और कक्की को बात करते हुए सुना। कक्की रजिया कक्का से कह रही थी कि आप बहाने से गुंजन से कागजात पर हस्ताक्षर करवा लें और हम गुंजन को अपने घर की नौकरानी बनाकर रख लेंगे और भाई की दुकान और मकान आप अपने नाम करवा लो। कक्का अकबर ने कहा, ठीक है, तुमने बहुत अच्छा परामर्श दिया है। पहली बार तुमने कोई काम की बात की है। वैसे भी गुंजन इस दुकान और मकान का क्या करेगी? मेरे तो बेटे हैं और मुझे घर और दुकान की बहुत जरूरत पड़ेगी। पहले तो कक्की मुझे सुबह सवेरे जगा देती थी, लेकिन अब उसके जगाने का तरीका ही कुछ और था और वह मुझे गाली ग्लौज के साथ जगाया करती। मैं सारा दिन उनके घर का काम करती तो बदले में मुझे अपना और अपने बच्चों का बचा हुआ झूठा खाना खाने के लिए देती। हर रात मैं संकट में अपने माता पिता को याद करके रोती। कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मैं उन्हें याद न करूं या उनकी वजह से मेरी आंखों में आंसू न आए हों।
ककी मुझसे बहुत काम करवाती, बड़े बड़े बिस्तर और कपड़े धुलवाती। पर विवशता में मुझे ये सब कुछ करना पड़ता था, क्योंकि मुझे रहना जो था। कई बार जब मैं काम करके थक जाती, ककी रजिया मुझ पर बहुत अत्याचार करती। मैं चाहती थी कि मैं यहां से कहीं दूर चली जाऊं और कभी भी वापस इन लोगों के पास न आऊं, और ककी रजिया से मेरा पीछा छूट जाए। न चैन से सोने देती थी, न अच्छा खाने देती थी, और न ही अच्छा पहनने देती थी। ककी रजिया मुझसे जलती थी। उनके घर रहते हुए मुझे 2 साल बीत गए, और अब मैं 22 साल की हो चुकी थी और बहुत सुंदर हो गई थी। एक दिन मैंने खुद को दर्पण में देखा, तो ऐसा लगा कि दर्पण में मैं नहीं बल्कि मेरी माताजी खड़ी हैं। मैं बहुत सुंदर लग रही थी। ककी रजिया काम करवाने के साथ साथ बाजार के काम भी करवाया करती थी, जैसे कि घर का सामान लाना, सब्जी मांस लाना, और कई बार बिल भी जमा करवाने के लिए घंटों कतार में खड़ी रहती थी। ककी ने मेरे इतने सारे काम के साथ साथ एक कर्तव्य और लगा दिया कि मैं सुबह सुबह उठकर छोटे भाइयों को विद्यालय, स्कूल भी ले जाया करूं। मैं अपने जीवन से बहुत तंग आ गई थी। मेरा मन करता था मैं कहीं भाग जाऊं। काश कि मुझे कोई अच्छा मनुष्य मिल जाए और मैं उसके साथ भाग जाऊं। मैं आते जाते खुद के लिए किसी अच्छे लड़के की खोज करने लगी। एक दिन मैं भाइयों को स्कूल छोड़कर वापस आ रही थी कि मोटर बाइक पर गुजरते हुए एक लड़के ने मेरा पीछा किया। मैं घबरा गई और फिर सोचा, मुझे खा थोड़ी ही जाएगा, बात करके देखती हूं। मैं चलते चलते रुक गई और वह लड़का भी रुक गया। मैंने पलटकर उसकी ओर देखा तो उसने कहा, माशाल्लाह, तुम कितनी सुंदर हो। मैं तुम्हें रोज देखता हूं। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहती हो? मैंने कहा, और तुम्हें मुझसे और मेरे नाम से क्या मतलब? उस लड़के ने कहा, मेरा नाम अर्जुन है और मैं यहीं का रहने वाला हूं। अब तुम अपना नाम बताओ। मैंने कहा, मेरा नाम गुंजन है और मैं अगली गली के अंतिम मकान में रहती हूं। मैं ये कहकर वहां से चलने लगी। अर्जुन ने आवाज लगाई, गुंजन, कल जल्दी आना, मैं तुम्हारा यहीं प्रतीक्षा करूंगा। घर जाने के बाद मुझे अर्जुन याद आने लगा। उसकी आवाज, उसका चेहरा मैं भूल नहीं पा रही थी, और मैं सुबह का बेसब्री से प्रतीक्षा करने लगी। रात थी कि लंबी होती जा रही थी। अंततः पूजा की घंटी बजने लगी। मैं तुरंत उठी और अपने काम शुरू कर दिए। उस समय सारा घर सो रहा था और मैं इस प्रयास में थी कि जल्दी जल्दी अपने काम निपटा लूं और स्कूल जल्दी जाऊं, ताकि अर्जुन के साथ उतना ही अधिक समय व्यतीत कर सकूंगी। धीरे धीरे बच्चों के उठने का समय हो गया। मैंने उन्हें उठाया, नहलाया, धुलाया, तैयार किया, नाश्ता कराया, और आज समय से कुछ देर पहले ही स्कूल छोड़ने के लिए चली गई। जैसे ही मैंने बच्चों को स्कूल के अंदर किया तो देखा कि अर्जुन खड़ा था। मैं उसको देखकर मुस्कुराई और अर्जुन मेरी ओर बढ़ने लगा। उसने मुझसे कहा, जल्दी से बाइक पर बैठो। मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं बैठूंगी। अर्जुन ने कहा, जिद न करो, लोग तमाशा देखेंगे, इसलिए चुपचाप मेरी बाइक पर बैठो। हम यहाँ पास के एक बाग में बैठकर बात करते हैं। मैं अर्जुन की बाइक पर बैठी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे उड़ने के लिए पंख मिल गए हों। मैं बहुत शांत अनुभव कर रही थी। मुझे अर्जुन के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे ही हम बाग में पहुंचे, अर्जुन ने बाइक खड़ी की और हम दोनों उद्यान गार्डन में चले गए। अर्जुन ने अपने हाथ में मेरा हाथ थामा हुआ था और हम बहुत प्रेम से चलते चलते एक बेंच पर बैठ गए। वहां बैठकर हम दोनों ने बहुत सी बातें की। अर्जुन ने मुझे अपने बारे में बताया कि मैं कुछ समय पहले ही दुबई से आया हूं और स्कूल में मैं अपने भतीजे को छोड़ने के लिए आता हूं। तुम्हें पहली दृष्टि में ही देखकर मुझे तुमसे प्रेम हो गया था। तुम मुझे अपने बारे में बताओ। मैंने कहा, मैं अपने माता पिता की इकलौती पुत्री थी और 2 साल पहले मेरे माता पिता को अज्ञात व्यक्तियों ने गोलीबारी करके मार दिया था और मैं अनाथ हो गई, और अब मैं अपने कका ककी के पास रहती हूँ। वे दोनों मुझ पर बहुत अत्याचार करते हैं और मैं उनके उत्पीड़न से बहुत तंग आ चुकी हूँ। मेरा मन करता है कि कहीं लुप्त हो जाऊं या यह धरती फट जाए या मैं मर जाऊं, क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं आया जब मैंने अपने माता पिता को याद न किया हो। माता पिता की बातें करते हुए मेरी आंखों में आंसू आने लगे और मैं रोने लगी। अर्जुन ने मेरे आंसू पोंछे और मुझे चुप कराया और कहा, अब तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है, मैं हूं ना। अर्जुन ने मुझे बहुत प्रेम से गले लगाया।
उसके गले लगकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि मुझे पूरी दुनिया मिल गई हो। मैं रोज रोज अर्जुन से मिलने लगी। मुझे अर्जुन से मिलना बहुत अच्छा लगता था। मैं रोज सज धज कर अर्जुन से मिलने जाती और घर आकर तुरंत अपना हुलिया बदल लेती ताकि ककी को कुछ पता न चले। मैं ककी के सोए सोए ही घर आ जाती। अर्जुन ने मुझे उपहार देना आरंभ कर दिया। कई बार मुझे खरीदारी पर भी लेकर जाता और मैं चुपके से अपने उपहार लाकर छिपा देती। अर्जुन मेरा बहुत ध्यान रखते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम मेरी मम्मी से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। मैं आज अपनी मम्मी से तुम्हारे लिए बात करने वाला हूं। मैं बहुत खुश हो गई कि अब मेरी जान मेरी ककी और कका से छूट जाएगी। अर्जुन ने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सूट दिलाया और कहा कि तुम ये पहनकर तैयार हो जाना। हम कल सुबह मेरी मम्मी से मिलने के लिए जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है। अगले दिन ककी के सोए हुए ही मैं बच्चों को स्कूल छोड़कर अर्जुन से मिलने के लिए चली गई। अर्जुन ने मुझे अपनी बाइक पर बिठाया और अपने घर ले गया। उसका घर मेरे कक्का के घर से बहुत बड़ा और खूबसूरत था। मैं अर्जुन की मम्मी से मिली। मैंने उन्हें प्रणाम किया और उनके पास बैठ गई। अर्जुन की मम्मी ने अर्जुन से कहा कि बेटा तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। मैं गुंजन से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूं। अर्जुन बाहर चला गया। अर्जुन की मम्मी ने मुझसे पूछा कि बेटा क्या तुम अर्जुन से प्यार करती हो? मैंने कहा, जी आंटी, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूं। अर्जुन की मम्मी ने कहा, फिर ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर आकर तुम्हारे कका ककी से बात करूंगी। मैंने कहा, आंटी प्लीज आप उन्हें कुछ नहीं बताइएगा। वो पहले ही मुझ पर बहुत तशद्दुद करते हैं, मारते पीटते हैं। उन्होंने मुझे अपने घर की नौकरानी बनाया हुआ है और मैं इस घर से निकलना चाहती हूँ। इसीलिए मैं अर्जुन से रोज मिलती हूँ और ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं रोज बच्चों को छोड़ ढाने स्कूल आती हूँ और उसके बाद थोड़ी देर अर्जुन के साथ बैठकर बातें करती हूँ और घर चली जाती हूँ। तभी अचानक मेरे कक्का अकबर वहां पहुंच गए। पता नहीं उन्हें किसने खबर दी थी। कका ने मुझे वहां देखा तो गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने अर्जुन के सामने ही मुझे थप्पड़ मार दिया। अर्जुन ने कका का हाथ रोक लिया और कहा, आप इसे हाथ नहीं लगा सकते। कका ने अर्जुन से कहा, यह अच्छा लड़ाका नहीं है, इसे छोटे बड्ढे की तमीज नहीं है। कक्का ने अर्जुन से कहा, तुम बहुत बदतमीज हो, इस चीज का बदला मैं तुमसे ले लूंगा। अर्जुन ने कहा, चलो जाओ निकलो यहां से। मैं अर्जुन को रोकती रही लेकिन अर्जुन मेरे कहने पर भी नहीं रुके। मैं अर्जुन से नाराज हो गई और पैदल ही घर की तरफ आने लगी। अर्जुन मेरे पीछे पीछे थे। उन्होंने मुझे मनाने की बहुत कोशिश की। वो मुझे रोकते रहे लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी और चलते चलते घर आ गई। घर आकर मैंने कपड़े तब्दील किए तो ककी उठ गई। उन्होंने कहा, गुंजन आज तुम स्कूल से बहुत लेट आने लगी हो, कहाँ रह जाती हो? मैंने कहा, कहीं नहीं ककी, बस स्कूल में कुछ औरतें मेरी सहेलियां बन गई हैं। मैं उनके पास बैठ जाती हूँ और हम बातें करते हैं और मैं उनसे खाना पकाने के नए नए तरीके पूछती हूँ। ककी ने कहा, ठीक है गुंजन, तुम जल्दी आने की कोशिश किया करो। मैंने कहा, ककी बस आज ही देर हो गई है। ककी ने कहा, तुम्हारा रंग क्यों इतना लाल हो रहा है? मैंने कहा, बाहर बहुत गर्मी है शायद इसी वजह से। मैंने अपना मुंह धोया। ककी ने कहा, मुझे नाश्ता बना दो। तो मैं किचन में चली गई और ककी के लिए नाश्ता बनाने लगी। इसके बाद मैंने किचन साफ किया और अपने काम में मशगूल हो गई। जैसे ही शाम हुई तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैं बर्तन धो रही थी, इसलिए मैं दरवाजा नहीं खोल सकी। ककी ने दरवाजा खोला तो अर्जुन की मम्मी खड़ी थीं। उन्होंने कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? ककी ने कहा, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हैं और कहां से आई हैं? उन्होंने कहा, तो मैं अंदर आकर बात करूंगी। ककी ने अर्जुन की मम्मी को अंदर बुला लिया। ककी ने मुझे कहा, गुंजन एक गिलास पानी पिलाओ। मैंने हाथ धोए और एक गिलास पानी लेकर गई तो देखा वो अर्जुन की मम्मी थीं। मैंने उन्हें प्रणाम किया और मेरे पांवों के नीचे से जमीन खिसक गई कि न जाने अब मेरे साथ क्या होगा और ककी मेरे साथ क्या सुलूक करेंगी। मैं ड्राइंग रूम में एक पर्दे के पीछे छुपकर खड्डी हो गई और उनकी बातें सुनने लगी। अर्जुन की मम्मी ने कहा कि
मुझे पता चला है कि आपके घर में एक यतीम बच्ची है जो कि जवान और खूबसूरत है। मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहती हूँ। ककी ने कहा, आपको कैसे पता कि मेरे घर में एक बेटी है? अर्जुन की मम्मी ने कहा, मैंने इसे कई बार स्कूल आते जाते देखा है। वो लिडोच की बहुत ही खामोश तबीयत और सुलझी हुई लगती है। आपकी तरबियत बहुत अच्छी है। मुझे वो लड़की पसंद आ गई है। मैं उसका नाम तो नहीं जानती, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने इकलौते बेटे अर्जुन के लिए उसका रिश्ता मांगने आई हूं। ककी खामोश हो गई और उन्होंने कहा, रात को जैसे ही इसके काका आएंगे तो मैं उनसे रिश्ते की बात करूंगी, क्योंकि वो अकबर के बड़े भाई की बेटी है और इसलिए उसकी शादी का फैसला मैं खुद नहीं कर सकती। अर्जुन की मम्मी ने कहा कि ठीक है, मैं कल आपको दोबारा मिल लूंगी, लेकिन मैं उम्मीद रखती हूं कि आपकी तरफ से जवाब हाँ ही होगा। ककी ने मुस्कुराकर कहा, यह फैसला तो इसके कका ही करेंगे। अर्जुन की मम्मी चली गई। अगली सुबह जब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने गई तो अर्जुन फिर मेरे पीछे आने लगे, लेकिन मैंने उन्हें नहीं बुलाया। वो मेरे पीछे आते रहे, लेकिन मैं जल्दी जल्दी से अपने घर आ गई। मेरे घर आने के बाद कक्का उठ गए और उन्होंने कहा, गुंजन, मुझे जल्दी से नाश्ता दे दो। मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, वरना बहुत नुकसान होगा। मैंने जल्दी से नाश्ता बनाया और कक्का को दिया। कक्का ने नाश्ता किया और दुकान पर चले गए। दोपहर के 3 बज रहे थे कि दुकान पर नामुम लोग आए और उन्होंने दुकान पर डकैती कर ली और बहुत कुछ लूट कर ले गए। कक्का डकैती के फौरन बाद घर आ गए और उन्होंने ककी को बताया कि दुकान पर डकैती हो गई है। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी भीगी थी। कक्का ने बताया कि आज मेरा वकील के साथ वक्त मुकर्रर था। मैंने वकील को कागजात के लिए पैसे देने थे ताकि मैं गुंजन की प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सकूं, और आज ही मेरे साथ ये मामला हो गया है। दिल में तो मैं भगवान का शुक्र अदा करने लगी, लेकिन मुझे कका के पैसों का भी बहुत दुख हुआ। ककी और कका दोनों अपना सिर पकड़ी आच कर बैठ गए कि अब क्या करें। ककी ने कहा कि आप किसी से उधार ले लें। कका ने कहा, आजकल के दौर में कौन उधार देगा, और ऐसा कोई भी इंसान मेरी नजर में नहीं है जो कि मुझे पैसे दे सके। ककी ने कहा, क्या पुलिस में रिपोर्ट करवा दी है? शायद कि चोर पकड़े जाए। कक्का ने कहा, हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं जाता हूं। कक्की ने कहा कि कमल सिंह को साथ ले जाए, वो काफी मुअज्जज और पढ़े लिखे इंसान हैं। कक्का ने कहा, ठीक है, मैं जाता हूं। अब मुझे दिल में एक दहशत बैठ गई कि न जाने कमल सिंह कका अकबर को क्या कहेंगे। मुझे खौफ आने लगा। मैंने गेट से बाहर खड्डाटे होकर देखा तो कका अकबर कमल सिंह के दरवाजे के आगे खड्डे थे और उन्हें बुला रहे थे। कमल सिंह के बाहर आने के बाद कका अकबर ने कमल सिंह को अपनी डकैती वाली बात बताई और कहा कि मेरे साथ थाने चलें ताकि मैं रिपोर्ट करवा सकूं। कमल सिंह ने कहा, ठीक है, चलो। वो दोनों थाने चले गए और रिपोर्ट करवा ली। रिपोर्ट करवाकर घर आ गए। कका ककी को कहने लगे कि वो लोग तो दुकान का सामान भी लूट कर ले गए हैं। अब मेरी दुकान में कुछ भी खास सामान नहीं है। अब मैं क्या करूं? कम से कम मुझे 1,00,000-2,00,000 की जरूरत होगी ताकि मैं दुकान में सामान डाल सकूं। ककी रजिया ने कहा, आप कमल सिंह से पूछ लें, हो सकता है वही आपकी मदद कर सकें, क्योंकि वो सबकी मदद करते हैं। आप भी कहकर देख लें। कका ने कहा, अच्छा ठीक है, सुबह पूछकर देखूंगा। सुबह हुई, बच्चों को स्कूल छोड़ने गई। आज मुझे अर्जुन नजर नहीं आ रहे थे। मुझे बहुत अजीब लगा और मैं परेशान होने लगी। दिल में सोचा कि उनके घर जाकर देखूं कि आज वो क्यों नहीं आए, न जाने ठीक भी हैं या नहीं। और फिर ख्याल आया कि नहीं, मैं क्यों जाऊं? अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैं घर चली जाती हूं। मैं अर्जुन को स्कूल के बाहर नजरें घुमाकर इधर उधर तलाश कर रही थी कि तभी किसी ने मुझे पीछे से आवाज दी, गुंजन, मैं इधर हूं। मैं घबरा गई। अर्जुन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने अर्जुन का हाथ अपने हाथ से नीचे कर दिया और अपने घर जाने लगी। अर्जुन ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे क्यों तलाश कर रही थी? मैंने कहा, बस वैसे ही तुम्हें देखने की आदत हो गई है। अर्जुन ने कहा, देखना, एक दिन मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा और कभी भी वापस नहीं आऊंगा। मैंने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें किसी और का होने दूं। अर्जुन ने कहा, अच्छा, आप बाइक पर बैठो, मैं छोड़ देता हूं।
मैंने कहा, नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अर्जुन ने कहा, मैंने मना कर दिया और कका के साथ क्या हुआ वो बताया। मैं घर जाने लगी। मैं अपने रास्ते में तेजी से चल रही थी कि एक औरत आराम आराम से सड़क पर चल रही थी और सामने एक बहुत बड़ा ट्रक उस बूढ़ी अम्मा की तरफ बढ़ रहा था। शायद वो माजूर, दिव्यांग और बूढ़ी थी। मैंने भागकर उस औरत को गाड़ी के नीचे आने से बचा लिया और उस औरत को पानी पिलाया। उस औरत ने कहा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं यहीं करीब में रहती हूं, अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करना चाहूंगी। मैंने कहा, मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं, आप ठीक हैं, बस मेरे लिए यही काफी है। उस औरत ने कहा, तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी अच्छी, तुम्हारी तरबियत है और आदत उससे भी अच्छी। मैंने कहा, बस आप मेरे लिए दुआ कर दिया करें। मेरे माता पिता मर चुके हैं और मैं यतीम हूं। आप मेरे नसीबों के लिए दुआ कर दीजिएगा। मैं अपने घर चली गई। कक्का अकबर कमल सिंह से मिलने के लिए उनके दरवाजे के बाहर खड़ियाए थे। जैसे ही कमल सिंह बाहर आए तो कक्का अकबर ने कहा कि भाई, क्या आप मेरी मदद करेंगे? कमल सिंह ने कहा, क्यों नहीं अकबर, जरूर करूंगा। कक्का अकबर ने कहा, मुझे 1,00,000-2,00,000 की जरूरत है। कमल सिंह ने कहा, मेरे पास तो इस वक्त पैसे नहीं हैं, तुम्हें अपने लिए खुद ही सोचना पड़ेगा। कक्का अकबर ने कमल सिंह से कहा, अगर आप नहीं कर सकते तो आपकी मेहरबानी होगी किसी से पैसे ले दे, किसी ऐसे इंसान से जिसको आप जानते हो। मैं अपनी प्रॉपर्टी के कागजात भी रखवा सकता हूं, लेकिन इंसान कोई काबिले एतमाद हो। कमल सिंह की नजर मुझ पर पड़ी और उन्होंने मेरे कक्का से कहा कि एक काम हो सकता है जिससे तुम्हारे पास पैसे आ सकते हैं और तुम्हें मकरूज भी नहीं होना पड़ेगा। कक्का अकबर ने कहा, वो क्या? तो कमल सिंह ने कहा कि इधर पीछे गली में एक औरत है, वो लड़कियां खरीदती है। तुम अपनी भतीजी को उसे बेच दो और वो इसकी खूबसूरती देखकर जरूर इसे खरीद लेगी और 1-2 लाख आराम से दे देगी। कका अकबर सुनकर हैरान हुए। उन्होंने कहा, अच्छा, मैं जाकर रजिया से बात करता हूं कि वो इस मामले में क्या कहती है। कका घर आए और सीधा ककी के कमरे में चले गए। मैं भी ककी के कमरे के बाहर खड्डी दकी हो गई। मुझे लगा शायद कमल सिंह ने मेरी कोई शिकायत लगाई होगी, लेकिन कक्का अकबर ककी रजिया से कह रहे थे कि मुझे कमल सिंह ने बताया है साथ वाली गली में एक औरत है जो कि लड़कियों को खरीदने का काम करती है और मैं गुंजन को वहां बेच दूं ताकि वो मुझे इसकी खूबसूरती को देखते हुए 1-2 लाख आराम से दे देगी। ककी ने कहा, यह आप क्या बात कर रहे हैं? वैसे तो मुझे इससे बहुत नफरत है, लेकिन मेरी काम वाली खत्म हो जाएगी और सारा काम मुझे खुद करना पड़ेगा। कक्का ने कहा, फिर सोच लो, नहीं तो तुम मुझे कहीं से पैसों का इंतजाम कर दो। कक्की ने कहा, अच्छा ठीक है, अब गुंजन को ही ले जाए। कक्का अकबर कमल सिंह के पास गए और कहा, मैं गुंजन को बेचने के लिए तैयार हूं। मैं बाहर खड़ी बातें सुन रही थी। मैंने अपने कमरे में जाकर रोना शुरू कर दिया कि अब न जाने मुझ पर क्या कहर टूटने वाला है, न जाने अब मेरे साथ क्या होगा और अर्जुन का क्या होगा जो कि मुझसे, और मैं अर्जुन से बहुत मोहब्बत करती हूं। कका अकबर घर आए और उन्होंने मुझे कहा, गुंजन जल्दी से तैयार हो जाओ, हमने किसी के घर जाना है। मैंने कहा, कका मैं कैसे जा सकती हूं, आप ककी को ले जाइए। कका ने कहा, नहीं, वहां ककी नहीं जा सकती, वहां तुम्हारा काम है, चलो। मैंने अपने कपड़े तब्दील किए और अपने कका के साथ चलने लगी। 2-3 गलियों के बाद एक घर काफी खस्ता हालत में था। हम उस घर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। कका अकबर और कमल सिंह मेरे साथ ही थे। सीढ़ियां चढ़ने के बाद मैंने देखा कि वहां पर बहुत सी लड़कियां थीं, जिनमें छोटी बच्चियां ज्यादा थीं। कमल सिंह ने कहा, गुंजन तुम यहीं रुको, और खुद वो एक कमरे में चले गए और फिर उन्होंने मुझे और कक्का अकबर से कहा, आओ अकबर, गुंजन को अंदर लाओ। मैं और कक्का कमरे में दाखिल हुए तो देखा एक बूढ़ी औरत कमरे में बैठी थी। मैंने नजरें झुकाई हुई थीं। उस औरत ने मुझे सर से लेकर पांव तक देखा और कहने लगी कि इतनी खूबसूरत लड्डाचकी को मैं नहीं खरीद सकती। मेरे पास इतने रुपये नहीं कि मैं इसकी खूबसूरती के साथ इसे खरीद सकूं। मैंने नजर उठाकर देखा तो वो वही वाली अम्मा जी थीं जिन्हें मैंने सड्डा छग पर बचाया था। कमल सिंह ने कहा,
आप क्या कह रही हैं? आप तो लड्डाचकियों को खरीदती हैं। अम्मा ने कहा, मैं ऐसी लड्डाहोकियां खरीदती हूं जो कहीं ना कहीं से माजूर विकलांग कौन हो, जो कि मेरे लिए भीख मांग सके। और यह लड़ाचकी भीख मांगने के काबिल नहीं, बल्कि किसी महल में रहने के काबिल है। कमल सिंह और कका अकबर मुझे घर ले आए। ककी रजिया मुझे देखकर हैरान हुई। कका ने मुझे आते ही मारना पीटना शुरू कर दिया। ककी ने पूछा, क्या हुआ, इसे क्यों मार रहे हैं? कका ने बताया कि उस औरत ने इसे खरीदने से इनकार कर दिया है, क्योंकि यह बहुत खूबसूरत है और इसमें कोई दाग नहीं है, यह बिल्कुल बेदाग है। वो माजूर लड़कियों को खरीदती है। मैं इसे माजूर कर दूंगा ताकि मैं इसे उस औरत के आगे बेच सकूं और अपना निजाम सीधा कर सकूं। कका के साथ मुझे ककी ने भी बहुत ज्यादा मारा कि मेरे जिस्म पर निशान पड्डे हैज गए। मैंने फिर भी भगवान का शुक्र अदा किया और सजदे में गिर गई। सुबह मैं बच्चों को स्कूल छोड़ दचने के लिए गई तो मैं कभी वापस नहीं आई, क्योंकि मैं अर्जुन के साथ उसके घर चली गई और वहां जाकर अर्जुन की मम्मी ने हम दोनों की शादी करा दी। अर्जुन के घर का किसी को भी मालूम नहीं था, बल्कि यह कहा जा सकता है कि कक्का और ककी ने मुझे ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने मुझसे जान छुद्धा ली और मेरी उनसे जान छूट गई। मैंने अर्जुन के साथ मिलकर चुपके से अपना घर बेच दिया और अर्जुन के साथ हमेशा के लिए दुबई चली गई और हिंदुस्तान से हमेशा के लिए मेरा नाम खत्म हो गया। अब मैं अर्जुन के साथ बहुत खुश हूं और मेरे 2 बेटे हैं। आज मेरे माता पिता होते तो बहुत खुश होते।